आज है 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब ग्लोबल मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर बन गया है। इजराइल की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस बताया, जिसके बाद निवेशकों में घबराहट और अनिश्चितता साफ दिखने लगी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बाजार का मूड रिस्क ऑफ हो गया है, यानी निवेशक सुरक्षित एसेट्स की तरफ झुक रहे हैं और इक्विटी जैसे जोखिम वाले निवेशों से दूरी बना रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय बाजार की ओपनिंग और ट्रेडिंग पर देखने को मिल सकता है। भले ही भारत की Q3 जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही हो, जो अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद दिखाती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव के समय बाजार पहले खतरे को तौलता है और बाद में मजबूत आंकड़ों को। इसलिए फिलहाल घरेलू पॉजिटिव डेटा भी दबाव में आ सकता है। शुक्रवार को ही बाजार में कमजोरी दिख चुकी थी। निफ्टी 317.90 अंक गिरकर 25,178.65 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 961.42 अंक टूटकर 81,287.19 पर आ गया। ऑटो, फाइनेंशियल और एफएमसीजी शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही, जबकि आईटी में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बाथनी के मुताबिक बाजार पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह के एस्केलेशन की आशंका में था। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में तेज उतार चढ़ाव रहेगा और कच्चे तेल की कीमतें भारतीय बाजार की दिशा तय करेंगी, खासकर अगर क्रूड $80 प्रति बैरल के आसपास टिकता है। मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का मानना है कि फिलहाल नई पोजीशन लेने से बचना बेहतर है। उनका कहना है कि ईरान की प्रतिक्रिया इस संघर्ष की दिशा तय करेगी, इसलिए निवेशकों को पहले स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए। तनाव का असर शेयर बाजार के अलावा एविएशन और ट्रैवल सेक्टर पर भी दिख रहा है। बहरीन में यूएस नेवी मुख्यालय के पास मिसाइल हमलों की खबरें आईं, अबू धाबी और दोहा में धमाकों की आवाज़ सुनी गई और एयर इंडिया की तेल अवीव की फ्लाइट को भारत लौटना पड़ा। इंडिया यूरोप रूट पर उड़ानों के री रूट और सस्पेंशन से एयरलाइंस पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। ग्लोबल मार्केट्स ने भी सावधानी का संकेत दिया है। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय बाजार मिले जुले रहे और एशियाई बाजारों में भी सतर्कता दिखी। ऐसे माहौल में भारतीय बाजार पर बाहरी दबाव बढ़ सकता है। तकनीकी नजरिए से देखें तो जाइटी ब्रोकिंग के अनुसार 25,400 से 25,500 का जोन निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के डॉक्टर रवि सिंह के मुताबिक 25,000 का स्तर बेहद अहम है और इसके नीचे जाने पर 24,800 तक गिरावट संभव है। इसलिए फिलहाल सेल ऑन राइज रणनीति की चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं उस असली कारण की जो बाजार की चिंता को और बढ़ा रहा है, और वो है तेल सप्लाई का अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यही वो समुद्री मार्ग है जिससे खाड़ी देशों का ज्यादातर कच्चा तेल दुनिया तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान के बीच स्थित है और पर्सिया की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसकी कुल चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली लेन लगभग 3 किलोमीटर की है। इसलिए हल्की सी भी रुकावट पूरी सप्लाई चेन को हिला सकती है। दुनिया की लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन पेट्रोलियम सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक जैसे बड़े उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। इसलिए यहाँ तनाव का मतलब वैश्विक तेल सप्लाई पर सीधा खतरा है। भारत के लिए ये और भी अहम है, क्योंकि देश अपने करीब 50% कच्चे तेल और लगभग 60% LNG आयात इसी रूट से करता है। जनवरी-फरवरी के दौरान भारत ने करीब 2.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाया था। अगर इस मार्ग में रुकावट आती है और तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है, तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, रुपए पर दबाव आएगा और पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक महंगाई बढ़ सकती है। यानी ये संकट सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ा हुआ है। ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ONGC पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये कच्चे तेल के कारोबार से जुड़ी हैं और इनका निफ्टी 50 में भारी वेटेज है। इनमें बड़ी चाल पूरे इंडेक्स को प्रभावित कर सकती है। रिफाइनिंग कंपनियां जैसे BPCL, HPCL, MRPL और CPCL कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल बनाती हैं। अगर क्रूड महंगा होता है तो इनके मार्जिन यानी मुनाफे का अंतर घट सकता है और शेयरों में दबाव दिख सकता है। गैस से जुड़ी कंपनियां जैसे पेट्रोनेट LNG, गेल, महानगर गैस लिमिटेड और अडानी टोटल गैस भी आयातित गैस पर निर्भर हैं। अगर LNG की कीमतें बढ़ती हैं या सप्लाई में रुकावट आती है तो इनके खर्च बढ़ेंगे और मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
है। पेंट सेक्टर की कंपनियां जैसे एशियन पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक पेंट्स और इंडिगो पेंट्स भी क्रूड आधारित केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कच्चे तेल में तेजी से इनकी लागत बढ़ सकती है और मार्जिन दबाव में आ सकता है। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी अछूता नहीं रहेगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट्स पर निर्भर हैं और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से बीमा लागत और ऑपरेशन खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे माहौल में गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि अनिश्चितता के समय निवेशक इन्हें सुरक्षित विकल्प मानते हैं, यानी इक्विटी में उतार चढ़ाव और कमोडिटी में तेजी का मिश्रण देखने को मिल सकता है। फरवरी की शुरुआत में लगा था कि विदेशी निवेशकों का भरोसा लौट रहा है, क्योंकि एफआईआईज ने महीने में करीब 22,615 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की थी। लेकिन महीने के आखिरी दिनों में आई तेज गिरावट ने इस ट्रेंड पर सवाल खड़े कर दिए और अब बाजार दोबारा अनिश्चितता के दौर में दिख रहा है। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स की डॉक्टर वी.के. विजय कुमार का कहना है कि मिडिल ईस्ट तनाव का असर क्रूड ऑयल और करेंसी पर कितना पड़ता है, ये सबसे अहम रहेगा। जब तक स्थिति साफ नहीं होती, तब तक विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में बड़ा निवेश करने से बच सकते हैं और इंतजार की रणनीति अपना सकते हैं। अर्थाभारत ग्लोबल मल्टीप्लायर फंड के नचिकेता सावरिकर के मुताबिक इस तरह के टकराव में निवेशक जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालकर यूएस ट्रेजरी, ऑयल, गोल्ड और सिल्वर जैसी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उभरते बाजारों से पूंजी का आउटफ्लो बढ़ सकता है और दबाव बना रह सकता है। 27 फरवरी 2024 को ये तस्वीर साफ दिखी, जब एफआईआईज ने 7,536 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, जबकि डीआईआईज ने 12,292 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी कर बाजार को संभालने की कोशिश की। पूरे फरवरी में एफआईआईज का रुख उतार चढ़ाव भरा रहा और अब तक कुल 6,640 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली हो चुकी है, जिससे साफ है कि फिलहाल बाजार में सतर्कता का माहौल है। अगली खबर, भारत और यूरोपियन यूनियन अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी एमएफएन का दर्जा देने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत काम करेंगे और तय वैश्विक नियमों से बाहर जाकर नए आयात निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जिससे व्यापार में स्थिरता आएगी। करीब 18 साल की बातचीत के बाद ये समझौता अंतिम चरण में पहुंचा है और कानूनी मंजूरी के बाद 1 साल के भीतर लागू हो सकता है। इस डील के तहत भारत 96% और EU 99.5% सामानों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिससे यूरोप का अनुमान है कि 2032 तक उसके भारत को निर्यात दोगुने हो सकते हैं। संवेदनशील सेक्टर जैसे डेयरी, चावल, चीनी और बीफ को इस समझौते से बाहर रखा गया है ताकि घरेलू हित सुरक्षित रहें। साथ ही फूड सेफ्टी, प्लांट हेल्थ, कस्टम प्रक्रिया और अपील सिस्टम को WTO के अनुरूप मजबूत किया जाएगा, जिससे व्यापार में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। भारतीय टेक्सटाइल, लेदर और सी फूड को EU में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जबकि यूरोपीय कार और अल्कोहल कंपनियों को भारत में टैरिफ कट का फायदा होगा। ये समझौता 2 अरब लोगों के बड़े बाजार को जोड़ने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, जो अडानी ग्रुप के रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को संभालती है, अब गुजरात के मुंद्रा प्लांट में 91.2 मीटर लंबी ऑन शोर विंड टरबाइन ब्लेड बनाने जा रही है, जो भारत में अब तक की सबसे लंबी ब्लेड होगी। ये नई ब्लेड अगली पीढ़ी की टरबाइनों में लगाई जाएगी, जिससे खासकर कम और मध्यम हवा वाले इलाकों में ज्यादा बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा। 91.2 मीटर की ये ब्लेड लगभग एक फुटबॉल मैदान जितनी लंबी है और इससे करीब 185 मीटर व्यास का रोटर बनेगा, जो बहुत बड़े क्षेत्र से हवा की ऊर्जा पकड़ सकेगा। बड़ी ब्लेड और 5 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाली टरबाइन कम हवा वाले क्षेत्रों को भी व्यावसायिक रूप से फायदेमंद बना सकती हैं, जिससे भारत में विंड एनर्जी का विस्तार नए इलाकों तक हो सकेगा। मुंद्रा प्लांट की मौजूदा क्षमता 2.25 गीगावाट सालाना है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 5 गीगावाट और आगे चलकर 10 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। भारत पहले से ही करीब 55 गीगावाट स्थापित विंड क्षमता के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है और करीब 20 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ वैश्विक सप्लाई चेन में भी मजबूत स्थिति रखता है। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने अपनी नई हेल्थ टेक स्टार्टअप टेम्पल के लिए पहले ही राउंड में $54 मिलियन जुटाए हैं और कंपनी की वैल्यूएशन करीब $190 मिलियन आंकी गई है। ये निवेश दोस्तों, फैमिली और शुरुआती जोमैटो निवेशकों से आया है। टेम्पल एलीट एथलीट्स के लिए एक एडवांस्ड वेरेबल डिवाइस बना रही है और ऐसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की भर्ती कर रही है जो खुद भी फिटनेस के हाई स्टैंडर्ड पर खरे उतरें। कंपनी परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी दोनों पर बराबर फोकस कर रही है।
गेल इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 178.2 मेगावाट की नई पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 1736.25 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। ये क्षमता LST के मॉडल के तहत 24 महीनों में जोड़ी जाएगी, जिससे कंपनी का रिन्यूएबल पोर्टफोलियो मौजूदा 145 मेगावाट से आगे बढ़ेगा। ये निवेश कर्ज और इक्विटी के मिश्रण से होगा और कंपनी की ग्रीन एनर्जी स्ट्रैटेजी को मजबूती देगा। गेल की 118 मेगावाट पवन और 27 मेगावाट सौर परियोजनाएं पहले से कई राज्यों में चल रही हैं और NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर भी इसी दिशा में कदम है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल की सिटी गैस वितरण कंपनियों की हिस्सेदारी को गेल गैस में डीमर्जर या शेयर ट्रांसफर के जरिए शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद संभावित लिस्टिंग और IPO की योजना है। दुनिया में चल रही AI रेस के बीच OpenAI ने 110 अरब डॉलर की रिकॉर्ड फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन 730 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये टेक इतिहास की सबसे बड़ी निजी फंडिंग में से एक मानी जा रही है और कंपनी का कहना है कि इससे उसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और टॉप टैलेंट आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस फंडिंग राउंड में Amazon ने 50 अरब डॉलर, सॉफ्टबैंक ग्रुप और Nvidia ने 30 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। इसी के साथ OpenAI अपने प्रमुख प्रोडक्ट ChatGPT की तेज ग्रोथ का दावा कर रहा है, जिसके 90 करोड़ से अधिक साप्ताहिक यूजर और 5 करोड़ से अधिक पेड सब्सक्राइबर बताए गए हैं। इस डील से Amazon के साथ साझेदारी और गहरी हो गई है, जहां OpenAI Amazon के ट्रेनियम चिप और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर उपयोग करेगा। साथ ही अगले 8 वर्षों में 100 अरब डॉलर तक खर्च करने की योजना है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने साफ किया है कि OpenAI के साथ उसका मौजूदा समझौता जस का तस है, जबकि प्रतिद्वंदी एंथ्रोपिक ने भी हाल ही में 30 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाकर AI सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी संघीय एजेंसियों को एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। ये फैसला तब आया जब कंपनी ने अपने क्लॉड AI मॉडल के बिना शर्त सैन्य इस्तेमाल की पेंटागन की मांग को मानने से इनकार कर दिया। एंथ्रोपिक का कहना है कि उसकी AI तकनीक का उपयोग सामूहिक निगरानी या पूरी तरह स्वायत्त हथियार सिस्टम में नहीं होना चाहिए। वहीं पेंटागन ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ठेकेदार शर्तें तय नहीं कर सकते। इस विवाद के बीच एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडेई ने साफ रुख अपनाया, जबकि गूगल डीप माइंड और OpenAI के कर्मचारियों ने समर्थन जताया। सैम ऑल्टमैन ने भी संकेत दिया कि पेंटागन के साथ AI उपयोग की सीमाएं तय करने पर बातचीत की कोशिश हो रही है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और जापान की प्रोटीरियल लिमिटेड के बीच आंध्र प्रदेश में भारत का पहला अमॉर्फस इलेक्ट्रिकल स्टील प्लांट लगाने के लिए जॉइंट वेंचर हुआ है। पहले चरण में करीब 680 करोड़ रुपए का निवेश होगा और नवंबर 2026 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अमॉर्फस स्टील पारंपरिक स्टील की तुलना में ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को 20 से 30% तक कम कर सकता है, जिससे बिजली की बचत होती है। भारत में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस काफी ऊंचा है। ऐसे में ये तकनीक पावर सिस्टम को ज्यादा दक्ष और मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। इस जॉइंट वेंचर में प्रोटीरियल इंडिया की 74% और SSEL की 26% हिस्सेदारी होगी। साथ ही 500 से ज्यादा रोजगार बनने की उम्मीद है। 75,000 MVA से अधिक क्षमता वाली SSEL के लिए ये कदम मेक इन इंडिया, ऊर्जा दक्षता और EV इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। थर्मैक्स ने एग्जैक्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज में 35.83% अतिरिक्त हिस्सा खरीदने का समझौता किया है। इससे उसकी कुल हिस्सेदारी 51% हो जाएगी और एग्जैक्ट स्पेस उसकी सब्सिडियरी बन जाएगी। 51% हिस्सेदारी के लिए 30.48 करोड़ रुपए नकद दिए जाएंगे और बाकी 49% 3 साल बाद खरीदने का विकल्प रहेगा। एग्जैक्ट स्पेस AI आधारित इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस बनाती है, जो फैक्ट्रियों में मशीनों की परफॉर्मेंस सुधारने और खराबी पहले से पकड़ने में मदद करते हैं। इस डील से थर्मैक्स अपनी डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विस को और मजबूत करना चाहता है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स ने स्काई गोल्ड 3.0 स्ट्रैटेजी के तहत ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छोड़कर एसेट लाइट और ज्यादा फुर्तीले विस्तार मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने करीब 3800% का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2023 तिमाही में FIIs की हिस्सेदारी 0.55% से बढ़कर 0.78% और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 7.27% से बढ़कर 8.66% हो गई है। 27 फरवरी शेयर 361.35 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। ये 52 हफ्ते के निचले स्तर 246 रुपए से लगभग 47% ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इजराइल/US के ईरान पर हमलों के बाद आपात समीक्षा बैठक की और सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा। एयर स्पेस बंद होने और कई नोटैम जारी होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा।
सरकार ने सुरक्षा, रीरूटिंग और यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के सभी गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी, जबकि इंडिगो ने कहा कि वो स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर रूट बदल रही है। कतर एयरवेज ने भी दोहा के लिए उड़ानें रोकी क्योंकि कतर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इससे केरल सहित कई भारतीय एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स रद्द और देरी से चली। एयरपोर्ट अथॉरिटीज और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को निर्देश दिया गया है कि वो सुरक्षा स्टैंडर्ड्स, क्रू ड्यूटी नियमों और ऑपरेशनल गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं। संभावित डाइवर्जन और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट्स को तैयार रहने को कहा गया है। तो निष्कर्ष देखें तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और यूएस की सीधी भागीदारी ने ग्लोबल मार्केट का मूड पूरी तरह रिस्क ऑफ कर दिया है। कच्चे तेल की सप्लाई, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ी है, जिससे क्रूड, महंगाई और रुपए पर दबाव की आशंका है। इसका असर भारतीय बाजार, एविएशन, ऑयल गैस, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर पड़ सकता है, जबकि सोना चांदी जैसे सुरक्षित एसेट्स में मजबूती दिख सकती है और एफआईआईज की बिकवाली से अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ भारत EU FTA प्रगति, रिन्यूएबल एनर्जी निवेश, AI सेक्टर में बड़ी फंडिंग और कई कंपनियों के स्ट्रेटेजिक फैसले लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। यानी शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल तनाव से उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहकर डेटा, क्रूड प्राइस और ग्लोबल संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।